हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है 8th क्लास के साइंस का 9 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है ईंधन हमारी ज़रूरत है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। रिक्त स्थानों का मतलब होता है कि खाली जगह आपको दिया गया है, इसमें आपको फिल करना है। तो खाली जगह हम आपको फिल करके दिए हैं, जिसमें हम ग्रीन करके एरर दिए हूँ। जो लाइन नीचे में खिंचा हुआ है वो आपका खाली जगह है। नंबर 1, कोयला तथा पेट्रोलियम। यहाँ पे कोयला और पेट्रोलियम दोनों हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन है। नंबर 2, प्रकाश तथा वायु। यहाँ पे प्रकाश तथा वायु हो जाएगा। समाप्त नहीं होने वाले ईंधन के स्रोत है। नंबर 3, कोलतार मतलब कोयला का उत्पाद है। 3 नंबर में यहाँ पे खाली जगह कोयला हो जाएगा। नंबर 4, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम प्रभाजी आसवन विधि कहलाता है। यहाँ पे प्रभाजी आसवन विधि हो जाएगा। नंबर 5, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन प्राकृतिक गैस है। यहाँ पे जो ये 5 नंबर है, सबसे महत्वपूर्ण खाली जगह है। यहाँ पे आपका प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ये था आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य तथा असत्य लिखिए। यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है, कौन सा क्वेश्चन आपका सही है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और पांचों का सत्य और असत्य आपको बताना है। नंबर 1, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं या जा सकते हैं। नहीं, ये गलत है, या असत्य होगा। नंबर 2, कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। जी, यहाँ सही है। नंबर 3, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण ईंधन है। नहीं, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण नहीं है। यहाँ पे असत्य हो जाएगा। नंबर 4, बरौनी में तेल का कुआं है। नहीं, ये भी असत्य है, गलत है। नंबर 5, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। जी, यह सत्य होगा कि कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। यह क्वेश्चन आपका सही है, सत्य है। ये था आपका क्वेश्चन 2 नंबर, जिसमें आपको कहा गया था सत्य और असत्य को चुने। हमने आपको चुन करके नीचे आंसर भी दिए हैं, आपको यहाँ पे पूरी तरीके से देख लेना चाहिए। प्रश्न 3, कोयला किस प्रकार बनता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, इसका उत्तर में हम आपको दिए हैं। उत्तर, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जिसका निर्माण प्राकृतिक रूप से वनस्पतियों और वृक्षों के अवशेषों से होता है। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसे कार्बनीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। नंबर 1, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जंगलों में बड़ी मात्रा में वनस्पतियां और वृक्ष विभिन्न प्राकृतिक कारणों जैसे बाढ़, भूकंप आदि से नष्ट हो गए और मिट्टी के नीचे दब गए। ये था 1 नंबर। अब देखते हैं दूसरा नंबर। नंबर 2, इन दबे हुए वनस्पति अवशेषों पर धीरे धीरे और अधिक मिट्टी और आवासित चट्टानों की परतें जमती गई। नंबर 3, इन गहरी परतों के कारण उच्च दबाव और ताप का निर्माण हुआ। वायु की अनुपस्थितियों में उच्च दबाव और ताप ने इन वनस्पति अवशेषों के कार्बनिक पदार्थों को धीरे धीरे कार्बन में बदलना शुरू कर दिया। नंबर 4, समय के साथ कार्बनीकरण की विधि अवस्थाओं से होते हुए पहले लिग्नाइट ब्राउन कोयला, फिर बिटुमिनस कोयला और अंत में अंगारा कोयला बना। इस प्रकार कोयला का मुख्य रूप से वनस्पतियों के अवशेषों से बना कार्बन का ठोस जीवाश्म ईंधन है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो आपको हम अच्छी तरीके से उत्तर में दिए हैं। तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको आगे चल के बहुत काम आ सकता है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न 4, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है।
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसे देखना चाहिए। उत्तर, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पृथ्वी के गर्भ में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ये नंबर एक, इनका निर्माण लगभग 300 से 400 मिलियन वर्ष पहले मृत जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेषों से हुआ है। यह एक अति धीमी प्रक्रिया थी। नंबर दो, इन जीवाश्म ईंधनों का संचय पृथ्वी पर सीमित मात्रा में ही है। एक बार इन्हें उपयोग कर लिया जाए तो इनका पुनर्निर्माण संभव नहीं है। नंबर तीन, मानव जाति द्वारा औद्योगिकरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण इनका अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। नंबर चार, इन जीवाश्म ईंधनों के निर्माण के लिए कई मिलियन वर्षों का समय लगता है, जबकि मानव उन्हें बहुत तेज गति से समाप्त कर रहा है। इन कारणों से जीवाश्म ईंधनों की आपूर्ति धीरे धीरे कम होती है या होती जा रही है और वे एक दिन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इन्हें नवीकरणीय नहीं बल्कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? इसी के कारण होता है, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन। चलिए, प्रश्न 5, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, ईंधन को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ प्रमुख वर्गीकरण इस प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर, नंबर एक, प्राथमिक ईंधन लकड़ी, कोयला, क्रूड तेल आदि जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। नंबर दो, द्वितीय ईंधन चारकोल, कोक, पेट्रोल, डीजल आदि जो प्राथमिक ईंधन है, ईंधन के प्रसंस्करण से बनते हैं। अवस्था के आधार पर, नंबर एक, ठोस ईंधन कोयला, लकड़ी, चारकोल आदि। नंबर दो, द्रव्य ईंधन पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल आदि। नंबर तीन, गैसीय ईंधन प्राकृतिक गैस, बायोगैस, एलपीजी आदि। स्रोत के आधार पर, नंबर एक, जैविक ईंधन लकड़ी, गोबर, गैस आदि जो जीवित या मृत जीवों से प्राप्त होते हैं। नंबर दो, अजैविक ईंधन कोयला, पेट्रोलियम आदि जो गैर जैविक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईंधन विभिन्न आधारों पर कई श्रेणियों से बटे हुए हैं। ये था आपका प्रश्न 5, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, जो आपको हम बताए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये चैनल के माध्यम से इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रश्न 6, पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो पेट्रोल के निर्माण की प्रक्रिया को आपको समझने के लिए कह रहा है और आपको समझाने के लिए भी कह रहा है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। उत्तर, पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है जिसका निर्माण लाखों करोड़ों साल पहले मृत समुद्री जीव जंतुओं के अवशेषों से हुआ है। इसकी निर्माण प्रक्रिया इस प्रकार है। नंबर एक, लाखों साल पहले समुद्र की तलहटी में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मरकर बह गए और समुद्र तल पर जम गए। नंबर दो, धीरे धीरे इन मृत जीवों के अवशेषों पर और अधिक आवासादित चट्टानों और मिट्टी की परत में जमती गई। नंबर तीन, इन गहरी परतों के कारण उच्च दबाव और ताप का निर्माण हुआ। वायु की अनुपस्थिति में उच्च दबाव और ताप के प्रभाव से इन मृत जीवों के कार्बनिक अवशेषों में रासायनिक परिवर्तन होने लगे। नंबर चार, लाखों करोड़ों वर्ष में उच्च दबाव और ताप द्वारा धीरे धीरे इन अवशेषों का अपघटन होता गया और वे पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के रूप में बदलते गए। इस प्रकार पेट्रोलियम मृत समुद्री जीवों के ही कार्बनिक अवशेषों से बना एक जीवाश्म ईंधन
द्रव्य ईंधन है। तो ये था आपका प्रश्न 6, पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, जो हम आपको अच्छी तरीके से समझाए हैं। और आपको इस उत्तर को अपनी कॉपी में नोट कर लेना चाहिए, ताकि जब भी कोई आपको ये क्वेश्चन पूछे आप उस क्वेश्चन को देख के याद करके दोस्तों को बता सके। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 7, कोयले के विभिन्न उत्पादों के अभिलक्षणों एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। ये था आपका प्रश्न 7, जिसमें आपको उत्तर पूछ रहा है। तो उत्तर, कोयले के कुछ प्रमुख उत्पादों के अभिलक्षण और उपयोग इस प्रकार है। नंबर 1, कोक। कोक कोयले से तैयार किया जाता है। जब उसे वायुरहित परिस्थितियों में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, यह एक कठोर, छिद्रयुक्त और काला ठोस पदार्थ होता है। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। इसका प्रयोग इस्पात उद्योग में लौह धातु के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। नंबर 2, कोलतार। यह कोयले के आंशिक आसवन से प्राप्त होता है। यह एक गाढ़ा काला द्रव्य होता है जिसकी प्रक्रिया गंध होती है। इसमें हाइड्रोकार्बन, फिनाइल और अमोनिया जैसे पदार्थ होते हैं। इसका उपयोग रंग, दवा, विस्फोटक, सुगंधित द्रव्य, प्लास्टिक और पेंट बनाने में किया जाता है। नंबर 3, गैस। कोयले के वाष्पीकरण से गैस से प्राप्त होती है, जिनमें मुख्य रूप से मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया होती हैं। इनका उपयोग ईंधन और उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार कोयले से कई उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जिनका अलग अलग उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये था आपका प्रश्न 7, कोयले के विभिन्न उत्पादों के अभिलक्षणों एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना चाहिए और आपको समझना भी चाहिए। प्रश्न 8, एलपीजी और सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। उत्तर, एलपीजी द्रवित प्राकृतिक गैस और सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस का ईंधन के रूप में उपयोग करने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। नंबर 1, उच्च कैलोरी मान। इनमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे इनकी ईंधन क्षमता अधिक होती है। नंबर 2, कम वायु प्रदूषण। इनके जलने से प्रदूषक पदार्थ जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि का उत्सर्जन बहुत कम होता है। इससे वायु प्रदूषण कम होता है। नंबर 3, दक्ष वाहन ईंधन। वाहनों में इनका उपयोग लागत प्रभावी और अधिक कुशल होता है। नंबर 4, कम आग जोखिम। इनका द्रव्यनांक कम होने से आग लगने का खतरा कम होता है। किफ़ायती। नंबर 5, आयातित कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में ये अपेक्षाकृत सस्ते और स्वदेशी विकल्प है। नंबर 6, रसायनों का निर्माण। इनसे कई जैव उर्वरक और रसायन भी बनाए जा सकते हैं। ये था प्रश्न 8, जो आपको एलपीजी और सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है और क्या हानिकारक है। आपको बहुत अच्छी तरीके से हम उत्तर दिए हैं और उत्तर में आपको यही बहुत सटीक उत्तर है। इन कारणों से एलपीजी और सीएनजी बेहतर ईंधन विकल्प हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका 8 नंबर। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन आपके लिए आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न 9, सूर्य के प्रकाश तथा वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर, सूर्य के प्रकाश जिसे कहते हैं सौर ऊर्जा
और वायु जिसको कहते हैं पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने से कई लाभ होते हैं। नंबर 1, अनंत स्रोत। ये दोनों ऊर्जा स्रोत प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और समाप्त नहीं होते हैं। नंबर 2, स्वच्छ ऊर्जा। इनके उपयोग से वातावरण प्रदूषण नहीं होता है। नंबर 3, जीवाश्म ईंधन की बचत। इनके उपयोग से सीमित जीवाश्म ईंधनों की बचत होती है। नंबर 4, लागत प्रभावी। धीरे धीरे पारंपरिक ईंधनों की तुलना से सस्ते पड़ने लगेंगे। नंबर 5, स्थानीय स्रोत। ये दोनों हर जगह उपलब्ध होने से ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम होगी। नंबर 6, पर्यावरण अनुकूल। इनका उपयोग पारंपरिक ईंधनों से कहीं ज़्यादा पर्यावरण से अनुकूल है। तो ये था आपका 9 नंबर क्वेश्चन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे कहते हैं सूर्य के प्रकाश तथा वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। अब ये वायु को ईंधन के रूप में अगर उपयोग करेंगे तो क्या क्या लाभ है, आपको 6 पॉइंट बताए हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए आप आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर। नंबर 10, प्रश्न 10, भारत में तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को अंत तक जरूर देखना चाहिए। उत्तर, भारत में प्रमुख तेल क्षेत्र इन स्थानों पर स्थित है। नंबर 1, आसम, दिगबाई, मोरंगडीही, नहरकटिया, मोरन आदि। नंबर 2, गुजरात, अंकलेश्वर, कालोल, बगरा आदि। नंबर 3, मुंबई हाई। मुंबई के तट से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी समुद्र तल से बसे क्षेत्र। नंबर 4, राजस्थान, बाड़मेर और जैसलमेर जिले में। नंबर 5, तमिलनाडु, अरियालूर और तिरुचिरापल्ली के निकट समुद्र तल में तेल क्षेत्र। नंबर 6, आंध्र प्रदेश, मेहदीपट्टनम में समुद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये था आपका 10 नंबर क्वेश्चन। भारत में तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो आपको 6 जगह में भारत के लिए। ये था आपका 10 नंबर क्वेश्चन जिसमें भारत में तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो आपको हम बताए भारत में 6 जगहों में या 6 राज्य में तेल का क्षेत्र है जो तेल पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस चैप्टर ख़त्म हो गया। अब देखते हैं आपके लिए दूसरा चैप्टर।